चलो शुरू करते हैं ना। देखो ये टॉपिक ना जुलाई के कुरुक्षेत्र में आया हुआ है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ये टॉपिक जो है कर रहे थे मेंस के लिए हम लोग, तो उसमें देख लो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो जानना जरूरी है कि आखिर आजकल जो है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का जमाना आया हुआ है ना। एक चीज और एक्स्ट्रा पढ़ लेना, जिसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर। ठीक है, ये दोनों पढ़ना साथ में इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ कुछ फैक्ट है जो कि तुम देख सकते हो, जैसे कि जो तुम्हारा FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, FAO का हेडक्वार्टर यहाँ पर है। तो ये बोल रहा है ना कि देखो वर्ल्ड जो, एक सेकंड, आवाज आ रहा है मेरे ठीक से? चलो सुनो, तो देखो 70% जो, देखो यहाँ पर एक तरह से तो तुम्हारी ये कहानी चल रहा है कि करीब करीब 2050 तक में तुमको 9 बिलियन लोग के आसपास तो तुमको खिलाना पड़ेगा, है ना। और ये एस्टिमेटेड है कि 2100 तक ये 11 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। और दूसरी तरफ इशू तुम्हारा ये हो रहा है कि, अच्छा कोई बात नहीं, सत्यम ठीक है। देखो, और दूसरी तरफ ये इशू हो रहा है कि तुम्हारा क्लाइमेट चेंज के चलते ना ओवरऑल जो तुम्हारा क्रॉप यील्ड है ना, यील्ड जो है ना, वो भी घटते जा रहा है। ये स्टोरी पिछले सेशन में हम लोग कवर किए थे। तो फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभर के आ रहा है ना। तो मोटा मोटी बात ये, कुछ कुछ फैक्ट देख लो, जैसे कि एक एस्टिमेशन के हिसाब से ना, देखो ये बात ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो, नोट कर लो कहीं पर कि 1 डिग्री का राइज अगर होगा ना ग्लोबल मीन टेम्परेचर में, तो तुम्हारा जो ग्लोबल मेज यील्ड होगा वो 7.4% से घट जाएगा। वीट का यील्ड जो है 6% से घट जाएगा, राइस का यील्ड जो है 6.2 और सोयाबीन का 3.1 से घट जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर तुम्हारा जो ग्लोबल टारगेट है 2 डिग्री सेंटीग्रेड का, अगर उससे जहां बढ़ोतरी होता है उसमें, तो 20 से 40% तुम्हारा सीरियल में घट घट जाएगा आउटपुट में, स्पेशली ये एशिया और अफ्रीका को होगा। और सबसे ज्यादा फूड सिक्योरिटी का इशू इन्हीं दो कॉन्टिनेंट्स में है, तो तुम समझ जाओ कि सिचुएशन कितना लीथल हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लो एक बार, ये 1 डिग्री के राइज होगा तो मेज का जो यील्ड है 7.4% से घट जाएगा, वीट का 6.6% से, राइस का 6.2% से, सोयाबीन का 3.1 से, और ओवरऑल जो है तुम्हारा 20 से 40% तक घट सकता है। ठीक है, बढ़िया है ये। चलो, तो फिर वही इसमें काम का बस यही चीज था, है ना। तो इसी चीज को एक तरह से नीचे वही एक्सप्लेन किया है कि आखिर क्या होता है। तो देखो जो ये तुम्हारा प्रॉब्लम्स में आ सकता ही है ना, तुम्हारा प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले ना प्रॉब्लम्स लिख लेना। ठीक है, तो देखो अच्छी और अच्छा, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कर रहे हो तो एग्रीकल्चर से एक चीज और है कि ये तुम्हारा मेन सोर्स है किस चीज का, मीथेन का और नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, ये कैसे में कंट्रीब्यूशन करता है, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूशन करता है ना। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो भाई इसी का सॉल्यूशन तुम्हारा 360 डिग्री सॉल्यूशन बोल रहा है कि तुम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करो, है ना। ताकि एक तरफ तुम्हारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी सस्टेनेबल हो और तुम्हारे इन्वायरमेंट भी सेफ हो, मतलब हैंड ऑन हैंड दोनों चीज चले साथ में। तो आखिर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है? तो इसको वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू मैनेजिंग लैंडस्केप, जिसमें क्या क्या आएगा, तुम्हारा क्रॉपलैंड आएगा, लाइफ स्टॉक आएगा, फॉरेस्ट आएगा, फिशरीज आएगा, दैट एड्रेसेस इंटरलिंक्ड चैलेंज ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब एक तरह से ना ये भी कह रहा है कि आप जो है मिक्स्ड फार्मिंग की तरफ बढ़िए। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग की तरफ। तो आखिर इसका देखो, इसका 3 आउटकम जो है तुमको दिख सकता है। ठीक है, पहला हो रहा है कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, दूसरा देखो इनहेंस रिसिलियंस, और तीसरा होगा तुम्हारा रिड्यूस्ड एमिशन। ठीक है, तो देखो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखो ये माना जा रहा है 2020 में कि तुम्हारा करीब करीब, ये इंपॉर्टेंट फिगर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, करीब करीब 9% जो लोग हैं तुम्हारी दुनिया में वो भूखे हैं, जो कि पहले इतना थे 2015 ऑनवर्ड्स में, मतलब मान के चलो कि करीब करीब 9% लोग जो है ग्लोबल पॉपुलेशन में भूखे हैं। ठीक है, ये एक फैक्ट है
जो मतलब कहीं भी यूज कर सकते हो। दूसरा है कि देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है तुम्हारा, ड्रॉट हो जा रहा है, फ्लडिंग हो जा रहा है, पेस्ट डिजीज हो रहा है। एक अटैक हुआ था 2 साल पहले, याद है? एक कोविड के आसपास हुआ था। कुछ याद है ये? किसको याद है? किसी को याद है? लोकस्ट अटैक, जिसको ये भी बोलते थे हिंदी में टिड्डी दल। यस सर, याद आया। याद आ रहा है ना? हाँ हाँ। ये था ना, उसमें यही हुआ था कि क्या होता था ना कि जो डिलेड मानसून हुआ था ना, उसके चलते क्या हुआ था ना कि ये लोग को जो मान के चलो एक तरह से मतलब कि जो प्रोडक्शन के लिए जो आवर मिलता था ना, जो प्रोडक्शन के लिए जो विंडो मिलता था ना, वो एक तरह से वो विंडो ना एक्सपैंड हो गया था। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रोडक्शन हो गया था, संख्या पॉपुलेशन में वृद्धि हो गया था। ठीक है, अब आगे देखिए। एक चीज और हो सकता है कि देखो डिफोरेस्टेशन वगैरह के चलते ये सब तो कॉमन चीज है, तुम जानते हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स कम कर सकते हैं। तो आखिर जो है कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिसको आप जो है अडॉप्ट करके यूज कर सकते हैं। तो ये आप रिकमेंड करेंगे ना कि ये पूरा पढ़ लेना तुम्हें? ठीक है, ऐसे पढ़ ये ऊपर ऊपर बता चलेंगे तो क्यों आखिर हो क्या रहा है। तो देखो आखिर तुम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करोगे तो उससे क्या होगा? एक तो ये होगा कि तुम्हारा जो सॉइल डैमेज है वो बच जाएगा। अच्छा, इसी का ना यहाँ पर तुम्हारा इम्प्लीकेशन है कि एक तरह से देखो देखो ये योजना कुरुक्षेत्र पढ़ने से यही फायदा होता है ना कि एक बात को ना 5 तरीके से अलग अलग लिखने से तुमको समझ में आ जाता है। तो वर्ल्ड वर्ल्ड का जो संख्या होता है ना तुम्हारा, वो उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। प्रमोट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सॉइल का ही ना इम्पैक्ट है, अगर सॉइल का डैमेज को तुम रोक दोगे तो ये सब चीज इंश्योर नहीं कर लोगे। बड़ी चीज है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो। एक जो है तुम्हारा, इसको क्या करूँ, एक सेकंड कौन आया। ठीक है ठीक है, चलो। तो ये बोल रहा है कि आखिर कंपोनेंट क्या क्या है, तो कुछ कुछ एफओए का कंपोनेंट देखो कि कैसे मेंशन कर रहा है। तो देखो इसमें ना देखो ये दोनों जो पॉइंट है ना, बेसिक मतलब ये इसका जो एक समरी अगर समझोगे ना, तो ये भी कह रहा है ना कि तुम जो है ना, इसका ना कह रहा है कि जो अप्रोच है वो काफी डिसेंट्रलाइज वे में अप्रोच इसको डेवलप करो, डिसेंट्रलाइज अप्रोच डेवलप करो। ठीक है, कि अल्टीमेटली क्योंकि जो क्रॉप सोइंग वगैरह करेगा कौन करेगा? सीड क्रॉप सोइंग, सीड सोइंग वगैरह करेगा कौन करेगा? किसान करेगा। तो देखो पहला तो बोल रहा है ना कि तुम जो है ना भाई, जो जेनेटिक कंजर्वेशन करो, जो पहले से तुम्हारे पास है उसको प्रिजर्व करो। ठीक है, जिस हद तक तुम, ताकि इससे ना तुम्हारा डाइवर्सिटी तुम इंश्योर कर पाओगे। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा बोल रहा है कि देखो एक तो सिस्टम फर्स्ट अप्रोच ये हो सकता है कि तुम्हारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अप्रोच कर लो, अडेप्ट कर दो, ऐसा सिस्टम डेवलप कर लो। दूसरा बोल रहा है कि फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से देखो कि आखिर कैसे वो लोग प्लांट के ब्रीडिंग में कंट्रीब्यूट कर सकता है। साथ ही साथ जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट करोगे ना, वो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से करो। मतलब फार्मर को ही समझाओ। इसी का देखो, यही इसी का ना ये एक्सटेंशन है, इसी का ऊपर वाले का ही एक तरह से एक्सटेंशन है ये देखो। तो सीड प्रोडक्शन एंड डिलीवरी तो कैसे कर रहे हो? तो देखो एफर्मेटिव पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर इज मस्ट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग का, वो फार्मर्स के लाइवलीहुड्स के बेसिस पर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो फार्मर के एक सेकंड, इसको यहाँ से जोड़ सकते हो पीएम किसान से। फार्मर जो है ना, इनोवेशन करने से क्यों डरता है? क्योंकि उनका जो प्रॉफिट का साइज है वो ऐसे ही स्लो है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? चेंज इन कैपिटल होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल भी तो चाहिए। क्या किसान के पास कैपिटल है कि वो ढंग से इन्वेस्ट करे? तो वो लोग ऐसे ही ना डरता है इनोवेशन से और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से करते रहता है। तो आप जो है ऐसा करें कि उस एटलीस्ट उनको कन्विंस करें किस चीज के लिए, कि वो क्लाइमेट रेजिस्टेंस वैरायटी को यूज करो। और ये ट्रस्ट ये गेन कर सकते हो, ट्रस्ट के साथ ही गेन कर सकते हो। जबरदस्ती आप फोर्स नहीं कर लीजिएगा, फोर्स करिएगा तो फिर वही तीनों बिल जैसे वापस लिए थे वही कहानी हो जाएगा। तो देखो एक होता है ना कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, तो कारफोल का फोक का ना 2006 का एक रिसर्च पेपर था, उसमें ये बोले थे कि देखो जिस भी इन्वायरमेंट क्रॉपिंग सिस्टम में डाइवर्सिटी को ज्यादा से ज्यादा इंश्योर करके किया गया है ना, वहां पर ना उनके यील्ड ना काफी हाई होता है। ठीक है, तो एक तरह से डाइवर्सिटी का ना इंपॉर्टेंस ये बताया गया। और जब तुम मोनोक्रॉपिंग और एक सेकंड मोनोक्रॉपिंग करते हो, साथ ही साथ क्या करते हो?
केमिकल्स वगैरह डालते हो तो तुम इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट को भी हर्ट कर रहे हो ना, तो डाइवर्सिटी वहाँ रहेगा नहीं रहेगा। तो एक तरह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को आप लगाइए ताकि आपका डाइवर्सिटी भी मेंटेन रहे फार्मर का, और yield भी सही रहे। अच्छा, अब आते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे। तो देखो, अल्टीमेटली वही, आप कैसे पेस्ट को मैनेज कर रहे हैं वही भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो, एक ना क्या बोल रहा है कि आप ना उस तरह का चीज को ना डिस्करेज करें जो पेस्ट के पॉपुलेशन को घटा रहा है, साथ ही साथ पेस्टिसाइड और अगर जो इंटरवेंशन है ना वो इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है। एक आया है जैसे एक ना नैनो यूरिया है, कोई जानता है इसके बारे में? नैनो यूरिया के बारे में कोई जान रहा है? नहीं जान रहा, अच्छा ठीक है, चलो आगे 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 भी डिस्कस करेंगे उसको। यस सर, यस सर। कौन डेवलप किया है? नैनो यूरिया ना? कौन डेवलप किया है? ये ये पता नहीं। बिल्कुल, ठीक है, पढ़ेंगे अभी अभी आएगा, अभी आएगा उसके बारे में। ये मतलब बस एक ना ओवरऑल ना फ्रेमवर्क दे रहे हैं कि कैसे मतलब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जब आता है तो उसको कैसे अप्रोच करना, मोस्ट प्रोबेबली पूछ सकता है, ठीक है। ये इसी तरह का आजकल यूपीएससी को कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है पूछने में। साथ ही साथ आप ऐसा सिस्टम डेवलप कीजिए जिसमें आपका इम्प्रूव्ड वाटर यूज एफिशिएंसी हो। इसमें बेसिकली आप यहाँ पर अगर नीचे वाला नहीं कर पाते हो ना, एक सेकंड, हाँ, अगर वो यूज नहीं भी कर पाते हो ना, तो तुम इसमें माइक्रो इरिगेशन वाला जो मेथड नहीं था माइक्रो इरिगेशन करने का, वो भी इसमें तुम डाल के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, ये पता नहीं क्यों लिखा है ऐसे, मान लो ये बस ये बोलता है ना कि आप सस्टेनेबल मैकेनाइजेशन कीजिए, जैसे कि स्मॉल ट्रैक्टर जो होता है जनरली वो वर्किंग आवर तो घटाता है, ये साथ ही साथ मिनिमम सॉइल को डिस्टर्ब करता है। ये बस एक जस्टिफाई करने की कोशिश किया है कि पॉइंट जो है आपका कि फार्म मैकेनाइजेशन अगर आप ज्यादा कर देते हैं तो फिर एक तरह से ये ना एक तरह से ये आर्टिकल जो है थोड़ा इसके प्रति बायस था तुम्हारा, एक सेकंड, नेचुरल फार्मिंग के प्रति थोड़ा ज्यादा बायस था, ठीक है। इसीलिए इसमें तुमको ये सब तरीका मिलेगा कि आप बड़ा ट्रैक्टर यूज नहीं करके छोटा ट्रैक्टर यूज कीजिए, ठीक है। अच्छा, तो आखिर कुछ भारत सरकार का भी इनिशिएटिव है कि कैसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं। तो इसमें एक निकरा आया हुआ है ना, NAM आया है, ठीक है। ये हालांकि आउटडेटेड हो गया लेकिन अभी न्यूज में चल रहा है, तो चलो मान लेना। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी सबसे ज्यादा न्यूज में यही चल रहा है। बायोटेक किसान, सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, ये 2014 में ही लॉन्च हुआ था। और नेशनल वाटर मिशन ये आउटडेटेड है, उसको हटा सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ डेटा है जो ये लिख सकते हो, जैसे कि ये छोड़ दो, ये कोई मतलब नहीं है। एक बस ना ये लिख सकते हो कि एक डेटा लिख लो कि अपना कंट्री में ना 52% ही ऐसा एरिया है जो तुम्हारा इरिगेटेड है। बाकी जो 48 तुम्हारा 48% एरिया है ना, वो रेनफेड है, ठीक है। और फिर ये जो ऊपर ये है, इसी को यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन किया, ये आर्टिकल शेयर कर देंगे, पढ़ लेना इसको। अच्छा, अब आते हैं वापस अपने पॉइंट पे। हाँ देखो, तो एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज का देखो क्या है। तो एग्रीकल्चर जो है बैकबोन इंडियन इकोनॉमी का क्यों है, क्योंकि 80% ऑफ तुम्हारे रूरल वुमेन जो है ना इसी में एम्प्लॉयड है, साथ ही साथ 1/5 ऑफ जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करता है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज के चलते क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज के चलते ये हो रहा है कि ग्राउंड वाटर जो है ना उसका टेबल आपका घटते जा रहा है ना। मानसून क्योंकि मानसून और ज्यादा इरेटिक हो गया है ना, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिसेस जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का बात हो रहा है वो काफी अनसस्टेनेबल है। तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी ओवरऑल घट रही है। तो देखो, फूड सिक्योरिटी एक ना बहुत बड़ा थ्रेट बन के उभर रहा है, फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है। एक चीज और देखो कि तो अपने पास जो है ना वर्ल्ड का ना 18% पॉपुलेशन है इंडिया के पास, और फ्रेश वाटर का जो वर्ल्ड ग्लोबल पॉपुलेशन परसेंटेज है ना सिर्फ वो सिर्फ 4% है अपने पास,
तो आपको ऐसा एग्रीकल्चर अपनाना ही पड़ेगा जो कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हो। तो वैल्यू एडिशन उसी आर्टिकल से करना जो आर्टिकल कुरुक्षेत्र वाला था, ठीक है। आगे देखो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है। तो देखो प्रोडक्टिविटी तो पहला घट रहा है, ठीक है। इंडिया का जो प्रोडक्टिविटी लोएस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है, एज पर ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022, ठीक है। चाइना वगैरह के हिसाब से अगर देखो कंपेयर करोगे तो अपना फूड प्रोडक्टिविटी काफी कम है। दूसरा वाटर स्कार्सिटी, अपने पास ना एक डाइकोटोमी तुमको दिखेगा किस चीज का, एक तरफ फ्लड होता है, दूसरी तरफ तुम्हारा ड्राउट आता है। वही नीति आयोग का रिपोर्ट है 52% जो है तुम्हारा, सिर्फ 52% ही इरिगेटेड लैंड है, ठीक है। तो इसी का एक मिनट, हाँ, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है तुम्हारा, वो पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे उसको, है ना। और बेस्ट और डिजीज आउटब्रेक ज्यादा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के चलते हैं, जिसको लोकस्ट अटैक अभी थोड़ा देर पहले लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और जानो कि एग्रीकल्चर का साथ ही खाली दिक्कत नहीं होगा, एग्रीकल्चर में एलाइड एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी पे गवर्नमेंट का कुछ ज्यादा ही फोकस इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस बजट में 15,000 करोड़ का अलोकेशन किया। साथ ही साथ बोला गया है कि एग्री एंड एलाइड क्रेडिट का जो टारगेट है इस साल का, इसका साल का बजट है वो 20 लाख करोड़ का है, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा है। तो इसको भी तुम फोकस में रखोगे तो लाइफ स्टॉक का अल्टीमेटली जो हेल्थ होता है ना, उसके अंदर तो उसका टेम्परेचर और प्रोडक्टिविटी का ना इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो फर्स्ट डिग्री घटेगा ही, ओवरऑल तुम्हारा जीडीपी घटेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा, इनपुट, तो इन प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगा तो और ज्यादा इनपुट डालना पड़ेगा। साथ ही साथ एक तुम्हारा हेल्थ डिजास्टर भी होगा, जो पंजाब में कैंसर का केस बताया था, पंजाब में सबसे ज्यादा कैंसर का केस क्यों हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है पंजाब के सॉइल में तुमको चलता फिरता यूरेनियम दिख जाएगा, है ना। पंजाब से स्पेशली एक ट्रेन भी निकलता है, कैंसर ट्रेन, वो कैंसर एक्सप्रेस नाम है उसका, मुंबई के लिए निकलता है। अच्छा, अच्छा इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये भी होगा कि माइग्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि अगर ओवरऑल देखो क्लाइमेट चेंज होगा ना तो उसका असर कहाँ पर पड़ेगा पता है, एग्रीकल्चर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसके चलते क्या होगा पता है, ओवरऑल ना तुम्हारा रूरल डिस्ट्रेस होगा, है ना। तो फिर यहाँ पर फिर सोशियोलॉजी वाला तुम्हारा एंगल बच जाएगा कौन सा, माइग्रेशन का, ठीक है। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पिछले क्लास में हम लोग डील किए थे, तो आई थिंक इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन ये है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करिए, आप ऐसा क्रॉप उगाएं जो कि क्लाइमेट रेसिलिएंट क्रॉप हो, है ना। वाटर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए देखो, वाटर एफिशिएंसी बढ़ाने के दोनों साइड को तुमको मैनेज करना होगा, डिमांड साइड को मैनेज करना होगा, सप्लाई साइड को मैनेज करना होगा, ठीक है। तो डिमांड साइड को मैनेज करने के लिए तुमको इरिगेशन सिस्टम को सेट करना होगा। यहाँ पर इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन में तुम्हारा वही आ जाएगा, तुम्हारा स्प्रिंकलर्स आ जाएगा, फॉगर्स आ जाएगा, ड्रिप आ जाएगा। अच्छा, सप्लाई साइड को कैसे मैनेज करोगे, तो भाई तुम बफर स्टॉकिंग करोगे, फिर स्टॉकिंग कैसे कर सकते हो, तो कैनाल्स बनाओ, शैनल बनाओ, डैम्स बनाओ, एक्सेट्रा बनाओ, ठीक है। तो अच्छा फर्टिलाइजर का भी बोल रहा है कि लोग ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइजर को यूज करो, वेदर फोरकास्टिंग को ढंग से करो थोड़ा, है ना। क्लाइमेट रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, है ना। कैपेसिटी बिल्डिंग वाया एक्सटेंशन, ये देखो एक्सटेंशन क्या होता है ना, एक ना एग्रीकल्चर एजुकेशन में कंसेप्ट होता है एक्सटेंशन का, है ना। जैसे तुम्हारा कृषि विज्ञान केंद्र, है ना, फिर किसान नॉलेज सेंटर बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर IVRS, इसमें किसान कॉल सेंटर भी बोलते हैं, किसान कॉल सेंटर बोलते हैं। तो एक्सटेंशन सर्विस से बेसिकली ना जो मतलब एग्रीकल्चर में या फिर एक्सटेंशन सर्विस जहां पर भी रहे, अगर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस है तो उसमें ये यूज होगा। एग्रीकल्चर से जो भी रिलेटेड डेटा इंफॉर्मेशन, फार्मिंग का प्रैक्टिस करने का जो तरीका वगैरह आता है, वो एक्सटेंशन के थ्रू ही ना एक्सटेंड किया जाता है, ठीक। इवन KCC के बारे में भी जो किसान को जानना चाहिए, कितना लाख, 3 लाख तक लोन मिलता है उसमें, है ना। तो वो चीज इस एक्सटेंशन के थ्रू ही ना किसान को मतलब अपडेट और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये चीज होता है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग आया एक्सटेंशन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्रीकल्चर को आप इंश्योर करते हैं ना, तो डायरेक्टली ना आप ओवरऑल ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो देखेंगे ही, लेकिन डायरेक्टली देखो दो गोल को ना आप इम्पैक्ट करते हैं, पहला और दूसरा, नो हंगर, नो पॉवर्टी, नो हंगर, दोनों को आप डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये SDG तो रटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर देखो क्लियर होना हो गया, ठीक है। बढ़ेगा आगे, चलो बढ़ते आगे। देखो एक ना कंट्रोवर्सी आया हुआ था तुम्हारा ग्लोबल हंगर हंगर इंडेक्स पर, ठीक है। तो उस पे कुछ कुछ कंसर्न उठाया था, जैसे कि तुम्हारा 111 रैंक मिला 126 रैंक में, ठीक है। तो कंसर्न किया गया था, देखो पहला तो जो तुम्हारा डोमेस्टिक डेटा डेटा था ना उसके साथ मिसमैच था, जैसे कि पोर्शन ट्रैकर अपना चला हुआ है, जब हालांकि जब इसको
NFHS 5 से मिलाओगे ना तो ओवरऑल इनका डेटा मिलता है, लेकिन जब सरकार ये आर्गुमेंट दे रहा है तो तुमको मानना पड़ेगा ना। जैसे पोषण ट्रैकर, तो पोषण ट्रैकर पे आपका जो वेस्टिंग है चाइल्ड के बीच में वो 7.2% के आसपास है, ठीक है। अभी घट के 7% जब नीचे गया है, लेकिन जब ये डेटा आया था उस वक्त 7.2% था। जबकि ये जो बताया है तुम्हारा GHI के हिसाब से तो 18.7% इंडिया में चाइल्ड का वेस्टिंग है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि आपका सैंपल साइज काफी ज्यादा छोटा है, 3,000 का ही सैंपल साइज है, ठीक है। ये दूसरा कंसर्न था। तीसरा कंसर्न ये था कि 3/4 जो अब इंडिकेटर, 4 इंडिकेटर है ना, उसमें से जो 3 इंडिकेटर है 4 में, वो हेल्थ के ही पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, ठीक है। चाहते आप बोल रहे हैं कि लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन की, तो यही का बात पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा है कि जो स्टंटिंग और वेस्टिंग का जो इंडिकेटर है ना इंडिया में, सिर्फ इंडिया में इसलिए नहीं है कि तुम दुबले पतले हो जा रहे हो, तुम्हारा हाइट छोटा हो जा रहा है, इसलिए इसलिए भी हो रहा है ना, क्योंकि बहुत सारा अदर फैक्टर भी जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि सैनिटेशन का बात है, जेनेटिक्स का बात है, ऐसे भी हम लोग का हाइट छोटा ही होता है ना। तो ये इस तरह का ना आर्ग्यूमेंट दे रहा है सरकार। साथ ही साथ इन्वायरमेंट में फूड इंटेक का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, मेटाबॉलिज्म आपके बॉडी का कैसा होता है, ओवरऑल इस पे भी होता है। बहुत लोग नहीं होता है, बहुत खा के भी पतला सा रखता है, बहुत लोग होता है थोड़ा सा भी खा के भी मोटा हो जाता है। तो आखिर ये तो सरकार के पक्ष में थोड़ा कंसर्न था इसका, है ना। तो इसका इनिशिएटिव जानो कि आखिर, और सरकार ये भी बोला है कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सब कोई भूखा 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 घूम रहा है ना। हमारे पास कुछ कुछ स्कीम चल रहा है, जैसे मिड डे मील चल रहा है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी चल रहा है, फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर इसी को एक्सटेंड करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ना। 80 करोड़ लोग को खिलाया जा रहा है खाना, है ना। तो हमारे यहाँ भूखापन बिल्कुल नहीं है। दूसरा PM पोषण अभियान चल रहा है, ICDS चल रहा है, PM गरीब कल्याण योजना, ठीक है। तो ये सरकार के पक्ष में, बाकी खिलाफ वाला आर्ग्यूमेंट तो है ही आपके पास, द हिंदू को आप बिल्कुल रेफर कर सकते हैं, वहां से पक्ष का भी थोड़ा थोड़ा पॉइंट जानना चाहिए, है ना। तो GSI का ये कहानी था। अच्छा, एक ना नया उभर के आ रहा है कहानी एडटेक का, इसको छोड़ दो, ये जानने का जरूरत नहीं है। इसको ना स्टार्टअप कल्चर से ना जोड़ के पढ़ सकते हैं। ये देख लो इसका ना, कुछ कुछ देख लो की ड्राइवर्स आखिर ये ग्रो क्यों कर रहा है। ये देख लो पढ़ के यार। देखो, इस तरह का सवाल में जब भी तुमको नहीं समझ में आए ना कि क्या करना है, तो ई गवर्नेंस का जो एलिमेंट्स है ना, उसको ना उठा के तुम आसानी से चेप कर सकते हो। जैसे कि रूल ऑफ लॉ, है ना, इसको यहाँ पर क्या बनाओगे, यहाँ पर बनाओगे एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। एडटेक के चलते क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ रहा है, अकाउंटेबिलिटी आ रहा है, कंसेंसस ओरिएंटेड आ रहा है, इफेक्टिव एफिशिएंसी आ रहा है, इक्विटी आ रहा है, रिस्पॉन्सिव हो रहा है, रिप्रेजेंटेटिव हो रहा है ना। साथ ही साथ तुम्हारा ओवरऑल जो है ग्रोथ इसका कैसे हो रहा है। तो देखो एक चीज देख लो कि हाँ, ये देख सकते हो 1992 में ना सुप्रीम कोर्ट ना क्लासिफाई कर दिया था एजुकेशन का राइट को, राइट टू लाइफ में और राइट टू इक्वालिटी के अंदर में, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड जब भी आए तो सुप्रीम कोर्ट का 1992 का केस को तुम मेंशन कर सकते हो। राइट टू एजुकेशन 2009 में आ गया इंडिया में, है ना। SDG 4 क्वालिटी ऑफ उसको 2050 तक पूरा करना है ना। एडटेक का देखो आखिर इतना तेजी से ग्रो कैसे हो गया, तो अपने पास ना पहला तो यूजर बेस बहुत ज्यादा है ना। इसी के चलते तुमको देखने मिलेगा जैसे बायजूस का एक प्लेटफॉर्म है, वेदांतु का प्लेटफॉर्म है, तो ये सब ऐसा स्टार्टअप जो तुमको ओवर होके राइज होके आ रहा है। दूसरा, इंटरनेट और स्मार्टफोन ना तेजी से बढ़ रहा है, तो रिमोट एरियाज में भी आजकल आपको, गांव में भी आपको मिल जाएगा कि अच्छा खासा मतलब लोग फोन लेके घूम रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट का कुछ कुछ इनिशिएटिव था, जैसे कि भारत नीट, डिजिटल इंडिया, स्वयं और दीक्षा, ये आपका MOOC का पोर्टल है ना। तो एक तरह से ना ऑनलाइन एजुकेशन का अवेयरनेस बढ़ा गया था, साथ ही साथ एक पोस्ट पेंडेमिक के चलते ना एक हिस्टेरिसिस मार्केट में क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो साथ ही साथ इंक्रीज फंडिंग आपका शुरू हो गया, जैसे कि सिकोइया कैपिटल, बॉन्ड कैपिटल, सिल्वर लेक, ये सब टाइप का था। तो आपको इन्वेस्टर मिल जा रहा है जो एडटेक को अच्छे खासे से इन्वेस्ट कर रहा है। तो ओवरऑल स्टार्टअप कल्चर को भी ना आप यहाँ पर एज अ पॉइंट ना बता सकते हैं कि आखिर स्टार्टअप इंडिया में क्यों डेवलप हो रहा है। हम स्टार्टअप का भी देखेंगे आगे कि कहाँ क्यों इंडिया का स्टार्टअप फेल कर रहा है। तो देखो एक ना MPI का नोट्स हम शेयर कर देंगे, उससे ना इसको ऐड कर लेना पॉवर्टी। देखो कुछ कुछ चीज आया था, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है ना इंडिया में, वो 14.96% पे आ गया है, क्योंकि 2011 के बाद से ऑफिशियल कोई कमेटी बैठा नहीं था कि पॉवर्टी को एस्टिमेट किया जाए इंडिया में, है ना। तो नीति आयोग जो है सो कर रहा है, ठीक है। और अपने पास ये UNDP वाला है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये चीज देख लेना कि देखो 2019 में ना 14.96% था, जो कि 15-16 में 25% के अराउंड है, 24.85 के आसपास था, ठीक है। रूरल इंडिया जो है ना वो फास्टेस्ट पॉवर्टी डिक्लाइन देखा है,
मल्टी डायमेंशनल एमपीआई का बात हो रहा है, ठीक है, जो कि 2015-16 में 33% के आसपास था, वो घट के भी 20% के अराउंड पहुंच चुका है, ठीक है। अर्बन पॉवर्टी जो था वो सेम पीरियड में 8.65% से घट के 5.27% पे आ चुका है, ठीक है। आखिर रीजन क्या है इसका? तो देखो, कुछ कुछ देखो, गांव में देखो लाइवलीहुड के लिए ना एनआरएलएम मिशन है, इसको ना डी बोलता है, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल पता नहीं क्या है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है ये शायद, एनआरएलएम, ठीक है। इसके चलते लाइवलीहुड तुम्हारा ठीक हुआ है, राइट टू वर्क मिला है मनरेगा के थ्रू, है ना। फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू आप अ, भुखमरी को हटा रहे हैं, ठीक है। सौभाग्य योजना के चलते इलेक्ट्रिसिटी मिला है, पीएम उज्ज्वला के चलते आपको क्लीन फ्यूल मिल रहा है, तो ओवरऑल जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है इंडिया में वो घट रहा है, ठीक है। क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट पे दिल्ली का पॉल्यूशन इशू है, तो उसके लिए देखो ये देख सकते हो, हाँ देखो, हाँ देखो, तो एक ठीक से ढंग से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि जैसे सीआरएम, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, इसको सीआरएम में बोला जा रहा है, इज अ की एलिमेंट टू हैव अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एज इट एड्रेसेस द नीड ऑफ सेफ डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको पढ़ के आगे बढ़ो। तो देखो, आखिर मिसमैनेजमेंट से कैसे हैवॉक क्रिएट हो जाता है, तो दिल्ली पॉल्यूशन इसका परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। देखो, इसमें तुम्हारा स्टबल बर्निंग जो है ना वो मेजर कंट्रीब्यूटर होता है जनरली, जो अभी दिल्ली में सांस लेने में लोगों को तकलीफ होने लगता है, 40 सिगरेट लोग एक दिन में पीने लगता है, वैसा हो जाता है कि पानी बनता नहीं उसमें, है ना। तो देखो, इसके चलते क्या हो रहा है ना कि तुम्हारा न्यूट्रिशनल लॉस भी हो रहा है और फिजिकल हेल्थ पे भी लोग को असर पड़ रहा है, और तुम्हारा सॉइल भी डिटीरियरेट हो रहा है और ग्रीन हाउस गैस भी तुम्हारा बढ़ रहा है। तो सिर्फ एक दिल्ली एक क्रॉप के मिसमैनेजमेंट से देखो कितना बड़ा हैवॉक क्रिएट हो गया है ना। तो कुछ कुछ मेथड्स है, जैसे कि देख लो, जैसे इन सीटू मेथड्स क्या क्या है, तो देखो इसमें मल्चिंग कर सकते हो। मल्चिंग बेसिकली इसलिए किया जाता है ना कि जो हमारा जो सॉइल का मॉइस्चर है ना वो प्रोटेक्टेड रह सके, ठीक है। ये यही इसका मेन आर्गुमेंट होता है। तो इसमें यही होता है कि क्रॉप रेसिड्यू जो है ना उसको सॉइल सरफेस पे ही छोड़ दो, ठीक है। एक होता है नो टिल फार्मिंग, है ना, जिसको जीरो टिलेज फार्मिंग बोलते हैं। देखो टिलेज में क्या होता है ना, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा लैंड है, ठीक है, ये तुम्हारा लैंड है, लैंड जो है ना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने के लिए ना सबसे बेस्ट स्पॉट होता है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें ना अच्छा खासा तुम्हारा हो जाता है, तुम ये बना सकते हो, क्या बोलते हैं, कार्बन सिंक, हाँ कार्बन सिंक, कार्बन सिंक, ठीक है। जब तुम इसमें क्या करते हो, जब ऐसे ऐसे हल लगा के इसको खनते हो ना, एक मिनट, ये इस तरह से हल, ठीक है, जब हल लगा के तुम इसको छेदते हो ना, क्या होता है ना कि उलट पुलट करने में जो अंदर स्टोर्ड है ना तुम्हारा कार्बन गैसेस वगैरह, वो सब निकल जाता है और वो सब फिर जाके तुम्हारा जीएचजीस का कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन बढ़ा देता है, ठीक है। इसीलिए ना जीरो टीनेज का मार्केट में कहानी चला हुआ है, ठीक है। तो देखो, इसीलिए बोला गया कि या तो आप बिना टिल के फार्मिंग कर लो, तो प्लांटिंग विदाउट टिलिंग, तो उसके लिए आप सीधा है सीडर वगैरह यूज कर लो, है ना। तो सॉइल मॉइस्चर और इरोजन इसको ऑप्टिमाइज आप कर सकते हो, नहीं तो फिर स्ट्रिप टिल फार्मिंग करो, ठीक है। जैसे इतना बड़ा है, तो अगर आपको इतने एरिया में ही शो करना है, तो सिर्फ इतना एरिया को ही आप टिल करो, बाकी को छोड़ दो, ठीक है। इतना एरिया, तो इसको ना स्ट्रिप्टिल फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, और देखो एक्स टू मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, एक्सी टू मतलब साइट के बाहर इन्वायरमेंट शुरू कर दिए होंगे जहां तक मेरे को लग रहा है, ठीक है। एक्सी टू मतलब साइट के बाहर जाकर, देखो इसमें तो आप क्या कर सकते हैं, तो बायोमास जनरेशन के लिए भेज सकते हैं, एनिमल फीड बना सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। एक बायोचार प्रोडक्शन है, ये करंट अफेयर में चलता है इन्वायरमेंट में, ठीक है। और 2022 में यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है प्रदेश में, ठीक है। बायोचार प्रोडक्शन का तो एक तरह का चारकोल बनता है जो क्रॉपिंग रेसिड्यू को हीट करके बनता है, ठीक है। तो बायोचार प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल यूजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो पेपर में इंडस्ट्री में यूज होता है, टेक्सटाइल में यूज होता है, बिल्डिंग मटेरियल भी आप यूज कर सकते हैं। तो आखिर गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव किया है, तो देखो गवर्नमेंट इनिशिएटिव से एक ये भी लिख सकते हो, जो पंजाबी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना पटियाला में, वो बोला है कि मास को ना मोबिलाइज करो लोकल फार्मर को, जो कि क्रॉप रेसिड्यूज के खिलाफ है। तो एक तरह से मोरल सिवियसन का कहानी हो सकता है, आप इसमें डाल सकते हैं, है ना। एनजीटी जो है 2015 बाइंडिंग ऑर्डर पास किया है एग्री रेसिड्यू मैनेजमेंट करने के लिए पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में, ठीक है।
फिर एक तुम्हारा दिल्ली के पॉल्यूशन को मॉनिटर और मैनेज करने के लिए CAQM आया हुआ है। एक CRM स्कीम है 2018 का, इसमें 50% तक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा और कॉर्पोरेटिव्स को 80% तक दिया जाएगा, और तुम्हारा सब्सिडी दिया जाएगा, जो जिसमें आप हैप्पी सीडर खरीद सकते हैं, रोटावेटर्स खरीद सकते हैं, सुपर सीडर खरीदने के लिए, है ना। अच्छा, कुछ CRM का गाइडलाइन है, ठीक है। तो जुलाई 2023 में पास हुआ, ये 4 स्टेट को टारगेट करते हुए किया गया, पंजाब, राजस्थान, यूपी और हरियाणा को, ठीक है। तो इसमें बस कहीं यही बोला जा रहा है ना कि पैडी को ना आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ले आइए, ताकि क्रॉप का रेसिड्यू को आप ढंग से यूज कर सके। साथ ही साथ ये ना क्या करेगा, ऑगमेंट करेगा किसको, पावर जनरेशन करेगा, इस पॉइंट्स को यूज किया जा रहा है यहाँ पर, इस point, ठीक है। तो बाकी तो ठीक है, वे फॉरवर्ड ठीक है। ये जो अभी सेशन 3 लेंगे ना, तो उसमें ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सारा डील इसमें करेंगे, इसमें WTO का भी और इंडिया का क्या क्या इश्यूज चल रहा है सबको देखेंगे। तो उसमें ना साझेता में मल्टीलैटरल, क्योंकि ये ना इंपॉर्टेंट है। G20 क्या हुआ ना, G20 ना G20 ना मिलके ना अभी MD में मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक जो है, इस पे ना G20 एक व्हाइट पेपर रिलीज किया है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब में भी रिफॉर्म का जरूरत आया हुआ है ना। तो वो पेपर को भी देखेंगे साथ में ही, ठीक है। तो इसको उस वक्त डील कर लेंगे, थर्ड क्लास में डील करेंगे। अच्छा, स्टार्टअप क्यों फेल हो रहा है, तो स्टार्टअप का देखो ग्रोथ क्यों है, वो तो ऊपर एडटेक का जो कहानी था वो तो जान सकते हो कि सिक्वेरा कैपिटल वगैरह आ रहा है, ब्लैक स्वान वगैरह सब कोई आ रहा है इन्वेस्ट करने में इंडिया में, है ना। तो वो पॉइंट वहां पर आ जाता है। आखिर स्टार्टअप के साथ देखो प्रॉब्लम क्या, स्टार्टअप का देखो कुछ चीज को देख लो पहले। स्टार्टअप का देखो, स्टार्टअप अपने साथ क्या क्या आता है पता है, इन्वेस्टमेंट लेके आता है, एम्प्लॉयमेंट लेके आता है, इनकम बढ़ाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है, ठीक है। तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल लिंकेज स्टैब्लिश, एक मिनट लिंकेज ये ग्लोबल लिंकेज स्टैब्लिश करता है ना, एक एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड डेवलप करता है, साथ ही साथ ब्रेन ड्रेन भी रुकता है बहुत हद तक। ये आप मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन स्टार्टअप के चलते ब्रेन ड्रेन ना इंडिया में रुका है, ठीक है। तो प्रॉब्लम आखिर कहाँ पर आ रहा है, देखो इनका ना जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन हो रहा है। आपको कहीं दिखेगा कि पटना में स्टार्टअप कल्चर डेवलप, तो आपको दिखेगा, जनरली आपको स्टार्टअप कल्चर दिख रहा है तो मुंबई में दिख रहा है, नीचे बैंगलोर दिख रहा है, इधर चेन्नई दिख रहा है, इधर थोड़ा हैदराबाद में दिख रहा है, इधर आइएगा तो दिल्ली में दिख रहा है, कोलकाता में भी उतना स्टार्टअप कल्चर नहीं है ना। तो ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन इनका बहुत खराब है। दूसरा, एक्सेस टू फंडिंग, फंडिंग इनका उतना बढ़िया हो नहीं पा रहा है, ठीक है। एक चीज और देखो कि डाइवर्सिटी और इनोवेशन का लैक होता है। जैसे कि अगर कोई उबर को देख के ना ओला आ जाएगा, है ना, ओयो को देख के फैब आ जाएगा, है ना। इसी तरह से तुमको दिखेगा कि केवल बस एक एक मेजर आइडिया निकलता है, उसी के बेसिस पे एक स्टार्टअप अगर सक्सेस हो जाता है तो उसके पीछे तुमको दिखेगा कि कम से कम 1800 स्टार्टअप निकल गया उसी उसी आइडिया पे। तो यही कारण है कि बहुत सारा स्टार्टअप जो है ना तुम्हारा फेल भी कर रहा है, ठीक है। दूसरा देखो, टैलेंट सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है। जितना वही वाला कहा डिबेट आ जाएगा, IIT वर्सेस नॉन IIT और IIM वर्सेस नॉन IIM। IIM के एक लड़के को फंडिंग में जितना आसानी हो जाता है ना, उतना बढ़िया उसको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं मिलता। जैसे तो हर IIM में लगभग लगभग ना एक इंक्यूबेशन सेंटर है, जहाँ पर अपना आइडिया को लोग लेके जाता है, और वहाँ पर उनके स्टार्टअप को आइडिया को ना एक मतलब कंक्रीट शेप दिया जाता है। तो ये चीज आपको नॉर्मल इंस्टीट्यूट में ना ये चीज लैक मिलता है, टैलेंट सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं मिलता है। दूसरा, पॉलिसी कोहेरेंस आपको उतना एब्सेंट है। जैसे अब जैसे थोड़ा सा स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है, आप उठा के एंजल टैक्स लगा दे रहे हैं। एंजल टैक्स पता नहीं क्या होता है, एंजल टैक्स क्या होता है। इन्वेस्टर के ऊपर लगता है ना ये। हाँ ठीक है। अरे यार क्या हो गया, सेकंड, हाँ। तो देखो, अच्छा ये अब एक नया मार्केट है, तुमको पता है ट्रेंड दिख रहा है। सेकंड, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना। हेलो, हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, एक ना नया ट्रेंड दिख रहा है ना कि एक्विजिशन ड्रिवन एग्जिट हो रहा है। जनरली लोग का दिमाग में पता है यही चीज बैठा हुआ है कि मतलब एक ऐसा स्टार्टअप डेवलप कर लेंगे जिसको फिर बाद में फिर किसी फॉरेन कंपनी को बेच देंगे। तो देखो 2010 में पता है ऐसा टोटल 49 स्टार्टअप था जिसको
फॉरेन कंपनी एक्वायर किया था, अभी पता है 246 2020 में बढ़ के 246 हो गया था, नीति आयोग का ही पेपर है, वहीं से लिया गया है, ठीक है। तो 500% तक इसमें राइज हुआ है तुम्हारा, ठीक है। मतलब ऐसा तुम भी सुनते होगे कि जनरली अपना स्टार्टअप को लोग हाई प्राइस पे करके बेच देता है ना। तो एक तरह से आपका आपका जो कंट्री में जो कैपिटल जनरेशन हो रहा है, फिर वो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से कैपिटल आउटफ्लक्स हो रहा है इसके थ्रू, है ना। हालांकि इतना बड़ा वर्ड टर्म यूज करने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा चीज है ना, ठीक है। अच्छा, तो कुछ कुछ चीज आपको वे फॉरवर्ड में क्या क्या है, कुछ कुछ चीज आप एड्रेस करो, जैसे ऊपर जितना भी प्रॉब्लम हुआ है ना, फंडिंग वगैरह, ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, इसको एड्रेस करो। आईपीआर प्रोटेक्शन सही से रखो। रूरल गैप तो है ही, देखो स्टार्टअप में, साथ साथ जेंडर गैप है। कितना ऐसा स्टार्टअप है जो तुमको दिखता है कि फीमेल नायिका को छोड़ दो तो, है ना, मामा अर्थ को भी छोड़ दो, बहुत सारे बहुत कम स्टार्टअप है जो मतलब फीमेल के द्वारा लीड किया जा रहा है। मतलब मान के चलो कि अगर 100 स्टार्टअप अगर मेल लीड कर रहा होगा तो शायद एट 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 स्टार्टअप भी ना उसके पैरेलल में फीमेल नहीं, खुद का नहीं होगा, है ना। तो अर्बन रूरल गैप तो ऊपर डेवलप कर बताएंगे, जेंडर गैप भी तुमको दिखेगा इसमें स्टार्टअप में, है ना। तो एक तरह से अवेयरनेस फैलाओ और ये भी बताओ कि खाली आईएएस आईपीएस करियर नहीं है, सोसाइटी लेवल पे स्टार्टअप भी कल्चर हो सकता है, ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलो, अब आते हैं फूड प्रोसेसिंग पे। देखो, हाँ, छोटा सा पॉइंट है, देखो ये फूड प्रोसेसिंग तो सभी पढ़ ही नहीं होगे, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन टाइप का बात हो जाएगी, है ना। अल्टीमेटली तो तुम्हारा जो रॉ मटेरियल होता है ना, उसको फूड पैकेज फूड में आपको प्रेजेंट करना है। फूड प्रोसेसिंग का बेसिक यही फंडा होता है, ठीक है। जैसे अभी तुमको पैकेज कोकोनट वाटर मिल रहा होगा, है ना, तो तुम्हारा थोड़ा ट्रस्ट भी बढ़ा रहेगा कि थोड़ा हाइजीनिक होगा, है ना। हालांकि ऐसा कुछ बात होती है कि चलो ठीक है मान लो, फूड प्रोसेसिंग का देखो क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसमें। क्लीनिंग का इन्वॉल्व होता है, सॉर्टिंग का, पीलिंग का, चॉपिंग का, कुकिंग, प्रिजर्विंग और पैकेजिंग का, ठीक है। ये टोटल सारा जितना भी प्रोसेस है ना फूड प्रोसेसिंग में, ये इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो नेगेटिव्स देखो, पॉजिटिव देखो कि फूड देखो क्या क्या है, तो फूड सिक्योरिटी है, फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है ना। वेस्टेज तुम्हारा कम जाता है। अभी वेस्टेज कितना होता है पता है कुछ इंडिया में? प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के बाद थोड़ा बहुत वेस्टेज घटा है, अभी कितना वेस्टेज होता है फिर भी, यदि आइडिया, कितना फूड का ट्वेंटी वेस्टेज, कितना, 20%। कितना वेस्टेज है अभी, ठीक है। तो वेस्टेज भी घटता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट देने में करीब करीब 20% राइज हुआ है तुम्हारे यहाँ, ये लिख सकते हो, नीति आयोग का रिपोर्ट से कोट किया जा रहा है इसको। तो एम्प्लॉयमेंट राइज भी होता है तुम्हारे, इनकम राइज भी होता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, जनरली फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस भी होता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज में तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा एग्रो और इंडस्ट्री, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होता है। तो इस तरह से मान के चलो कि तुम्हारा फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज भी होता है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अब फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक होगा तो क्या होगा, एक तरह से रूरल प्रॉस्पेरिटी आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो रूरल प्रॉस्पेरिटी, रूरल डेवलपमेंट, अल्टीमेटली एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट को मैं सारा इसी तरह से करूँ। साथ ही साथ एसडीजी 2012 कह रहा है यार, एसडीजी 12 क्या है, अरे क्या है, नहीं ये ना है। तो एसडीजी 12 मेंशन होता है। तो आखिर कुछ इंडिया कुछ चला रहा है कि ऐसी हवा में बात कर रहा है, तो हवा बात नहीं कर रहा है, देखो कृषि संपदा योजना है अपने पास है। फिर माइक्रो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, पीएलआई आ रहा है, पीएलआई आ रहा है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पीएलआई है। साथ ही साथ इंडिया एक वर्ल्ड फूड इंडिया भी कंटेंट करता है। यहीं पर मोदी कहा था कि इंडियन फूड हैव गॉट द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ टेस्ट एंड हाइजीन, हाइजीनिसिटी, ठीक है। तो यही सी बात हुआ था तुम्हारा, ठीक है। तो सर ओवरऑल ये वर्ल्ड फूड इंडिया के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, वर्ल्ड फूड इंडिया के बारे में थोड़ा, क्या वर्ल्ड फूड इंडिया के बारे में क्या बता रहे हैं? क्या है इसका नाम, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। अरे ब्रांडिंग कर रहे हैं इंडियन फूड का और कुछ नहीं है, ब्रांडिंग ऑफ इंडियन फूड, ठीक है। ओके ओके। वो कुछ नहीं, मतलब इसमें यूज कर लेना स्टार्टअप में, स्पेसिफिकली जेडी के लिए इस पे कोई सवाल कभी आएगा नहीं। ये आरआरबी जो है ये, इस पे, इसको भी छोड़ दो, आरआरबी को छोड़ दो, अभी अभी ना इस पे एक चीज, एक रिपोर्ट और आने वाला है मर्जर का, तो इसीलिए करते हैं इस पे। ये एनआरएलएम को लोग जानते हो इसके बारे में? देखो जब भी ना
कोऑपरेटिव्स का रूल्स का बात आएगा ना, एसएचजीज वगैरह का बात आएगा ना, तो इसका एलिमेंट को ना छेप के चले आना, बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। ऐसे वगैरह कहीं पर भी ना कॉपरेशन का बात जब भी आएगा ना, इस संगठन संगठन संगठन, संगठन से ही सेवा, सेवा से ही संगठन, इस तरह का जहां भी मिलेगा तुमको, तो ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है, इसीलिए इसको उठाए हैं। तो देखो ये ना पॉवर्टी एलिवेशन का ना बहुत बढ़िया इस स्कीम है, कि फ्लैगशिप स्कीम है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। तो देखो आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि establishing an efficient, effective institutional platform of rural poor that enable them to increase household income through livelihood enhancement and improved access to financial and public services। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसको एज इट इज छापना, कहीं पर भी ये लाइन यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया लाइन है। ठीक है, तो आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि 2022-23 के अंत तक ना तुमको 10 करोड़ लोग तक पहुंचना है। ठीक है, फेज मैनर में, ताकि उनका लाइवलीहुड जो है ना रूरल में, वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हो उसमें। तो आखिर इसका फंक्शन कैसे करता है, तो देखो इसमें बोलता है ना कि हर परिवार से ना एक, हर गांव का एक परिवार से एक आदमी ना एसएचजी के नेटवर्क में उसको शामिल करना है। ठीक है, जनरली वुमेन लेड एसएचजी होता है। ठीक है, अच्छा ये ना एक तरह से क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज होता है ना, तो स्पेस और वॉइस रिसोर्स दोनों कुछ मिलता है लोअर एंड तक। ठीक है, इसका चार बेसिक कंपोनेंट है, जिसका बेसिक पर्पस है कि सोशल है, सोशल मोबिलाइजेशन हो, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन डेवलप हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, लाइवलीहुड प्रमोशन हो, और कन्वर्जेंस हो। बहुत सारा स्कीम सब चलते रहता है ना, तो सबको एक तरफ पे ला के ना कन्वर्ज कर देना है। ठीक है, तो इसके थ्रू कन्वर्ज होगा। जैसे एक तुम सुने होगे, DA, NRLM, आजीविका, सुने हो? नहीं सुने हो? ये बेसिकली रूरल ट्रांसपोर्टेशन को सुधारने के लिए ना, टुक टुक ऑटो होता है ना, ई रिक्शा, उसके लिए लोन बांटा था एसएचजी के थ्रू, है ना। तो एसएचजी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हालांकि अब खत्म हो गया, 2020 तक ही था, है ना। तो तो ये चार इसका बेसिक कंपोनेंट होता है। ये ना इंपॉर्टेंट वर्ड, ये कीवर्ड्स है जो कभी भी ना यूज कर सकते हो कि आखिर रूरल डेवलपमेंट कैसे करोगे, इंटरव्यू वगैरह में भी ठीक ठाक काम आएगा तुम लोगों को। ठीक है, तो साथ ही साथ एक चीज कहता है ये, कि इसका स्पेशल फोकस कहाँ पर होता है, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है। ठीक है, वुमेन जो होती है वो लाइडलेस या फिर ट्रांसजेंडर, इन पे इनका बहुत ज्यादा फोकस होता है। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग होता है, मिशन यही है तुम्हारा, डेवलप स्किल करना, रेसिटी इंस्टीट्यूशन टाइप का होता है ना। एक रिवॉल्विंग फंड का भी कहानी है। रिवॉल्विंग फंड बेसिकली क्या होता है ना, कि मान के चलो कि जैसे क्या हुआ कि जैसे एक एसएचजी खड़ा हुआ है। ठीक है, ग्रुप है, इसमें बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं इसमें ग्रुप में। ये लोग बोल रहा है कि भाई मिलकर हम लोग पापड़ बनाएंगे। ठीक है, पापड़ बनाएंगे, तो पापड़ बना रहा है। अब पापड़ बनाते बनाते क्या हुआ कि ये लोग आउट ऑफ फंड चला गया, है ना। तो इनका जो और इंस्टीट्यूशन था ना, ये हो सकता है कोलैप्स कर जाए। इसी को चलते रहे, इसके लिए ना रिवॉल्विंग फंड का कंसेप्ट है। ठीक है, तो रिवॉल्विंग फंड मिलता है इन लोगों को, कि इनका इंस्टीट्यूशन जो है वो वेल फंक्शनिंग रहे। ठीक है, तो एक तरह से ये होता है। और साथ ही साथ इसमें ये भी देखा जाता है कि रिवॉल्विंग फंड उसी को देखा जाता है जब उनका क्रेडिट हिस्ट्री सही रहता है। मतलब क्रेडिट हिस्ट्री सही रहे, मतलब कि ये रहे तुम्हारा, क्या बोलता है, जैसे मान लो कि ये लोग 10,000 फंड, 10,000 रुपए का फंड जमा किया। ठीक है, और ये लोग जो है 2,000 रुपए इसको दान में दिया, दान में क्या मतलब लोन में दिया, आपस में ये लोग आपस में लिंक चलता है ना। 2,000 रुपए उसको लोन पे दिया, कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया होगा, नहीं चार्ज किया होगा ना, मिनिमम इंटरेस्ट होगा 0.01% के आसपास, है ना। और फिर जब ये लोन वापस देगा ना, तो ये लोग का ना एक तरह से क्रेडिट जो बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट ना धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे ना फिर ये लोग को लोन भी आगे फर्दर लोन भी मिलेगा। ठीक है, अभी जैसे मोदी जी एक और कंसेप्ट लेके आए हैं, लखपति दीदी का, सुनो हो? नहीं सुनो हो? लखपति दीदी भी यहीं से आई निकली है। ठीक है, तो गांव पे ना सरकार का कुछ ज्यादा ही फोकस, स्पेशली इस टर्म 2019 के बाद से टर्म में ज्यादा फोकस। यही कारण था ना कि तुमको दिखा होगा कि जब कोविड के वक्त एक ही मात्र तुम्हारा 1 डिग्री जो था ना, ये सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाया था, ग्रोथ शो किया था। तो इसमें कॉपरेटिव्स का ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है तुम्हारा। सरकार अभी 10,000 एफपीओ डेवलप करने का कोशिश करेगा। एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, 2025 तक, है ना। तो बहुत सारा काम हो रहा है अभी।
तो फोकस उधर है, तो इससे पे क्वेश्चन बनने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। अगर वही लोडिंग के थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू जोड़ेगा, क्रेडिट क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह नहीं रखते हुए, है ना, और कन्वर्जेंस करेगा बहुत सारा स्कीम, मिनिस्ट्रीज का स्कीम को जो बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो अचीवमेंट देखो इसका, अचीवमेंट क्या है देखो, फरवरी 2023 तक ना करीब करीब 9 करोड़ महिला थी जो एनआरएलएम के अंदर आ चुकी थी, है ना। तुम्हारा जो है करीब करीब 5 लाख विदेश जो था वो भी इसके अंदर आ चुका था, और कंट्री में करीब करीब 82 लाख एसएचजी जो है वो फॉर्म हो चुके थे, ठीक है। तो आगे कुछ कुछ चैलेंज आ रहा है, चैलेंज क्या क्या आ रहा है, चैलेंज ये आ रहा है ना कि देखो, एक तो ना ये लोग को जो इंगेज किया जाता है ना कि कुछ एक्टिविटी डेवलपमेंट, ये लोग का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बहुत लो लेवल का होता है, ठीक है। तो काफी पुराना टेक्नोलॉजी वगैरह यूज होता है उसमें, है ना। तो नया ऑब्जर्वेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ना बहुत कम होता है, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि ना इन लोग में इनोवेशन हो पाता है, ना इन लोग का बिजनेस जो है वो वाइब्रेट बन पाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो मोटिवेशन होता है ना वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारा करीब करीब मान के चलो कि तुम्हारा इसमें ना ये भी बोला गया कि 8 लाख मतलब करीब करीब 10% जो है तुम्हारा एसएचजी है ना वो डॉर्मेंट हो गया है। डॉर्मेंट मतलब कुछ काम वो ऐसा कर नहीं रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो हाँ, एक सेकंड। हाँ, तो बिजनेस स्केल अप करने के लिए साथ साथ लोकल कम्युनिटी से उन लोग को सपोर्ट भी वैसा खास मिलता नहीं है। अच्छा, कोविड एक काम किया है, कोविड के चलते ना एसएचजी ना तुम्हारा डिसरप्ट हो गया है, जो कि एनआरएलएम का तुम्हारा बैकबोन था। साथ ही साथ इनमें जो फंड का एलोकेशन था ना, इसमें स्पेशली ऐसा तुमको डेडिकेटली कोई फंड दिखेगा नहीं कि भाई इतना है। और मनरेगा से ना ये लोग उस लेवल में ना बहुत ही छोटा लेवल का, बहुत कम 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 अलोकेशन होता है, ठीक है। तो ये सब जो चैलेंज है इसको बढ़ाओ तुम। साथ ही साथ कुछ कुछ एक नया मेथड है, जैसे कुडुमुचरी केरला का ना एक एसएचजी है जो अमेजोन के साथ डील किया है, अमेजोन सहेली के नाम से, है ना। तो एनआरएलएम को एक रूरल एम्पावरमेंट और रूरल डी स्ट्रेस, डी स्ट्रेस बात हो रहा है, रूरल स्ट्रेस को आप डी स्ट्रेस करने के लिए ना मैनेज किया है। तो आप इस तरह से वर्ड को यूज करके सिमटा सकते हैं। पीएम फसल बीमा योजना छोड़ दो यार, ये ना बस बस पढ़ लेना इसको, इसको ना स्कीम्स के अंदर इसको पढ़ लेना। इसमें कुछ कुछ इशू चल रहा है भी, ये इवॉल्विंग ही है ना। योजना में ही कुरुक्षेत्र में ही बना हुआ था, उसको बाद में देखेंगे क्या। मिलेट्स चल रहा है, मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मिलेट्स क्या होता है, मिलेट्स क्या होता है कोई बता सकता है, मिलेट्स क्या होता है, क्या होता है मिलेट्स। बाजरा वगैरह जो कम रिसोर्सेज में भी उग जाते हैं। और इस डिफिनेशन में कितना नंबर मिलेगा। मतलब ये तो मैंने ऐसे ही ऊपर ऊपर से बताया, आपने पूछा एकदम से तो। तो बढ़िया वाला बता दो। लेस वाटर राजस्थान में ज्यादा मिलते हैं, यही सब। चलो ठीक है, देखो ये भी जो बताएगा ना तो लोगों को मजा आ जाएगा, ठीक है। ये डिफिनेशन तो लोगों को मजा आ जाएगा, देखो मिलेट्स लिख सकते हो तो लिख लो। मिलेट, मिलेट इज अ कलेक्टिव टर्म रेफरिंग टू सेवरल स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस। मिलेट्स पता है ग्रास होता है। जैसे तुम बाजरा देखोगे ना, बाजरा कुछ इस तरीके से होता है। कितना तो बाजरा देखा है, कोई नहीं देखा है। उसमें ना छोटा 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 छोटा, समझे। तो ये छोटे छोटे ग्रास होता है ना, इसको कलेक्टिवली बोलते हैं, और ये कल्टीवेटेड होता है एज अ ग्रेन क्रॉप्स, समझे। तो ये जनरली मार्जिनल लैंड पे होता है, ड्राई एरियाज में उगता है, जैसे टेम्परेट सब ट्रॉपिकल, आजकल ट्रॉपिकल में भी उगाना शुरू कर दिया है, ठीक है, थैंक्स टू श्री अन्न योजना, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिफाइन करना है कि स्मॉल सीड एनुअल ग्रासेस। क्लियर हुआ हिमांशु, नहीं हुआ। सर योजना कौन सी बताई थी, श्री? हाँ, योजना कौन सी बताई थी? श्री अनु, एक सेकंड, ठीक है, ठीक है। तो देखो स्मॉल सीड एनुअल ग्रासेस दैट आर कल्टीवेटेड एज ग्रेन क्रॉप्स, ठीक है। ये तो स्मॉल सीड एनुअल ग्रासेस जो है ना लिखना जरूरी है, पता है, यही कीवर्ड है तुम्हारा, ठीक है। बढ़िया गया। चलो देखो, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, 20% वर्ल्ड का प्रोड्यूस करता है, और एशिया का ना 80% वो प्रोड्यूस करता है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, समा, बाजरा, वरीगी। इसको प्रोसो मिलेट भी बोलते हैं, बाजरा को पड मिलेट भी बोलते हैं। भाई बोला है बाजरा को ऐसे खोलो ना, तो बाजरा को क्या करते हैं ना, इसमें ना रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, तो जो करेक्ट होता है ना तो मोती 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 जैसा होता है। बाजरा का बेटे तुम खाए नहीं हो।
नहीं खाए हो, अच्छा कोई बात नहीं। तो ज्वार, सोरगम को ही ज्वार भी बोलते हैं। तो बहुत लोग ज्वार सोरगम को बीच में अंतर जानता नहीं है, ज्वार और सोरगम एक ही चीज होता है। ठीक है, तो देखो आखिर ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कैसे हो सकता है, लोग कोई पछता ही नहीं है। देखो ये ना फोटो इनसेंसिटिव होता है। जनरली जो है जितना भी क्रॉप्स तुम्हारा उगता है बाबू, उसको ना सूरज का जरूरत होता है। सूरज होगा ना तभी उनका फूल खिलता है, फूल ही आगे चल के फल बनता है ना। लेकिन इसके साथ ऐसा कोई टेंशन है ही नहीं, इसको कोई स्पेसिफाइड फोटो पीरियड का जरूरत ही नहीं है फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, ये कहीं पर भी फेंक दो और उग जाएगा। ठीक है, पूरा सॉइल पे भी ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो ये ना जेनेटिकली एबल्ड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, जेनेटिकली एबल्ड है। ठीक है, टू गिव मैक्सिमम यील्ड विद मिनिमम इम्पैक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइस एंड wheat। ठीक है, लेस वाटर इंटेंसिव होता है। जैसे कि 1 किलो मिलेट्स उगाने में तुमको 150 लीटर पानी लगता है, वही 1 किलो राइस उगाने जाओगे ना 8,000 लीटर पानी लगता है। ठीक है, और इस देश में जहां पर सिर्फ 52% एरिया ही इरिगेटेड है, वहां पर कितना बड़ा बूंद साबित हो सकता है ये। ठीक है, तो इरिगेशन का प्रेशर जो है ना वो भी तुम डिफ्यूज कर सकते हो। ठीक है, फूड सिक्योरिटी की बात करो तो 1 केजी मिलेट में ना तुम जितना लोगों को खिला 50% ज्यादा लोगों को खिला सकते हो। जैसे चावल मान लो कि चावल में तुम 10 लोग को खिलाते हो ना, तो मिलेट्स में ना तुम 15 लोग को खिला सकते हो। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी भी आप इंश्योर कर रहे हैं। साथ ही साथ पेस्ट और वैसा कुछ कंट्रोल है नहीं कि टॉलरेंट होता है कि इसका रेजिस्टेंट टू डिजीज एंड पेस्ट। ठीक है, क्लाइमेट शॉक को आराम से झेल सकता है, ये टर्म ये तुम्हारा कीवर्ड है, क्लाइमेट शॉक्स, है ना। साथ ही साथ कार्बन फुटप्रिंट तुम्हारा कम है। अब ऑब्वियस बात है, कम पानी यूज करेगा, अगर ज्यादा ज्यादा कम से कम तुम्हारा फर्टिलाइजर वगैरह लेगा, है ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा, तुम्हारा कार्बन फुटप्रिंट क्या होगा, कम। तो फूड सिक्योरिटी से कैसे हेल्प कर सकते हो, देखो चीप है। फूड सिक्योरिटी का बेसिक क्या होता है कि वो यूनिवर्सली एक्सेसिबल होना चाहिए, है ना, अफोर्डेबल होना चाहिए और अवेलेबल होना चाहिए। यही ना है फूड सिक्योरिटी का। तो फूड सिक्योरिटी की यही कहानी है। तो तो चीप है, सबके लिए अवेलेबल है, कहीं पर भी ग्रो कर सकता है तो भी सबके लिए अवेलेबल है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खिला सकते हो, है ना। न्यूट्रिशनल वैल्यू देखो, अच्छा तो इंडिया में देखो तुम्हारी बहुत करीब करीब 60% महिला है तुम्हारी वर्ल्ड में, 80% वर्ल्ड की जो अनमिक महिला है ना वो इंडिया में पाई जाती है तुम्हारी, है ना। तो मिलेट्स में जो है तुम्हारा महिला में बोन डेंसिटी भी बहुत खराब होता है ना, आयरन का डिफिशियंसी होता है। तो मिलेट्स जो है वो मिनरल का बहुत बड़ा रिसोर्स होता है, जैसे कि रागी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, तो बोन डेंसिटी मम्मी लोग के बोन डेंसिटी के लिए काफी अच्छा है, होता है ना, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो कोई आयरन डेफिशिएंसी है तुम्हारा एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी से तुम डील आराम से कर सकते हो, है ना। फिर ग्लूटेन फ्री होता है। ठीक है, ग्लूटेन फ्री यही हो जाता है तुम्हारा जो आजकल हेल्थी डाइट तुम्हारा फॉलो कर रहे हैं ना, पॉपुलेशन के लिए ग्लूटेन फ्री डाइट हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ लो ग्लाइसेमिया इंडेक्स होता है, इसके हेल्प क्या होता है पता है, डायबिटिक लोग के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। ठीक है, तो मिलेट्स का ओवरऑल न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आखिर हेलो सर। हम सर इसकी यील्ड के बारे में बताओ थोड़ा, इंडिया में कैसी है, और नॉर्मली राइस और वीट से ज्यादा होती है क्या? अभी अभी बताया था वो ऊपर, ये बहुत बढ़िया है यील्ड, इंडिया में बहुत बढ़िया यील्ड है इसका। इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है, ऐसा ये एक डेट छूट गया, एक डेटा छूट गया है, यहाँ पर लिखना भूल गए थे। तुमको पता है 1965 में जो अपना कंजम्पशन था ना यील्ड का, ये था तुम्हारा 35 किलो का, पर कैपिटा कंजम्पशन 35 किलो था। अभी पता है घट के ये कितना आ गया है 2021 में, 3.5 केजी का। ठीक है, तो इसको प्रमोट करने का सरकार इसीलिए काम, ये जो श्री अन्न योजना आया है ना तुम्हारा, सरकार इसीलिए इसको प्रमोट कर रहा है, श्री अन्न योजना, इसमें मिलेट्स को ही प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, और इंडिया में बिल्कुल उग सकता है, क्यों नहीं उग सकता है, इंडिया में सब कुछ उग सकता है तुम्हारा। अब ज्यादा से ज्यादा लोग कर रहा है, फिर तुम्हारा वाटर यूज एफिशिएंसी भी, जिसको WUE बोलता है, वाटर यूज एफिशिएंसी भी इसका बहुत बढ़िया है ना। ऊपर वो देखे ना 8,000 लीटर लेके तुम्हारा राइस उगता है, और दूसरा ये बेचारा 150 लीटर में ही उग जाता है ना। साथ ही साथ इसको भी वैसा भी है कि एकदम फिल्टर वाटर को, पूरा फिल्टर वाटर का जरूरत नहीं, गंदा पानी में भी तुम इसको डालोगे उग जाएगा, है ना। राजस्थान जैसे एरिया में इसीलिए तुम देखो कि ये जो तुम्हारा बाजरा और मक्का का जो जनरली तुमको मिलेगा, देखो ये इंडिया में मैप देखोगे ना, और जब इसका
ये फूड का मैपिंग देखोगे ना, तो जो तुम्हारे ये वाला जो एरिया है ना, जो ड्राई होता है, जिसमें जहाँ पर कॉन्टिनेंटलिटी वाला फैक्टर आ जाता है ना, यहाँ पर ना तुम्हारा चावल का ट्रेडिशन बहुत कम है। अब लोग राजमा चावल से चलता है, राजमा चावल शुरू किया गया है जबरदस्ती का। उसके पहले वैसे राजमा चावल चलता नहीं था वहां पर, है ना। बंगाल दूसरे तरफ तुम्हारा वेस्ट बंगाल है, जो 6 तरह का चावल उगाता है तुम्हारा, है ना। यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, है ना, नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली मेघालय, यहाँ पर तुमको ना राइस का तुम्हारा जो ट्रेडिशनल फूड है ना, राइस का, वो यहीं पर दिखेगा तुमको। इधर आ जाओ साउथ में, तो तमिलनाडु में भी तुमको चावल का है बहुत सारा आइटम दिखेगा। इडली वगैरह क्या है, चावल पीस के बनता है ना। नहीं। तो आपका जो फूड हैबिट भी होता है ना, वो आपके एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट पे बहुत हद तक डिपेंडेंट रहता है। ठीक है। ऐसे तुम पंजाब पंजाब का भी अगर उठाओगे 1960s के आसपास का फिल्म, 1960 का फिल्म क्या है, तुम उस वक्त डीडीएलजे देखे हो? तो डीडीएलजे में जो अमरीश पुरी था, वो खुश हो गया था कि पंजाब जाएगा और क्या खाएंगे, मक्के की रोटी और सरसों का साग। ठीक है। कहीं पर नहीं खुश था वो कि राजमा चावल खा के खुश हो जाएंगे, कढ़ी चावल खा के खुश हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जहां पर यदि तुम्हारा पानी का कमी होता है, रेनफॉल का कमी होता है बाबू, वहां पर मिलेट तुम उगा सकते हो। ठीक है। बढ़िया आगे, बढ़ जाते हैं आगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, तुम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टेट कमीशन वाला लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, छोड़ दो उसको। या कर लो हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन मैनेजमेंट में ना, ये आ सकता है कहीं पर, मतलब ऐसा पॉइंट हुआ ना, यूज कर सकते हो। देखो ये कब शुरू हुआ था, मोदी जी कहे थे कि भाई देखो, गांधी जी कहते थे कि साफ सफाई रखो, तो भाई जब 150वां बर्थडे होने वाला था गांधी जी का 2 अक्टूबर 2019 में, तो उससे पहले जो था हम लोग को ओडीएफ विलेज बनाना था। ठीक है। तो ये फ्लैगशिप स्कीम था तुम्हारा क्लीनलीनेस ड्राइव के लिए, के साथ साथ इसमें बिहेवियर एटीट्यूड चेंज भी तुम्हारा देखा गया था। ठीक है। तो देखो इसको ना 2 फेज में था, फेज 1 और फेज टू भी चल रहा है। फेज 1 में हम लोग का ओडीएफ प्लस, इसमें तुम्हारा ओडीएफ प्लस 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 बनाने का कहानी बन रहा है। ठीक है। ओडीएफ अब से जितना लोग ओडीएफ बन चुका है ना, उनका उनको अपग्रेड करने का बात हो रहा है। ठीक है। तो देखो, इसमें बस यही टारगेट था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म कर देना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है लोकल लेवल पे, है ना। सब्सिडी मिलता है टॉयलेट के लिए, कितना सब्सिडी मिलता है कोई बता सकता है? 12,000 का। ठीक है। और वेस्ट मैनेजमेंट करना है, अवेयरनेस कैंपेन चलाना है। ठीक है। उसको साथ ही साथ मिशन एक ही मिनिस्ट्री पे लोड नहीं पड़े इसका। ठीक है। तो उसमें दो रूरल लेवल पे और अर्बन लेवल पे भी किया जा रहा है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको सबको जनरली देखता है ज्यादा काम इसका। ठीक है। अच्छा, इसका देखो बेनिफिट क्या क्या हुआ था। देखो 10 करोड़ टॉयलेट बन चुका है, सैनिटेशन कवरेज जो 2014 में 39% का था, वो बढ़ के अब 100% हो गया है। अपना सैनिटेशन कवरेज जो है कंट्री में 100% हो चुका है। ठीक है। फेज 2 जो ग्रामीण है, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण का, उसमें यही बोला है कि देखो पहले क्या होता था ना, सरकार ना टॉयलेट बना दिया और छोड़ दिया, मेंटेन नहीं कर रहा है कि वो चीज चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। इस सरकार में देखो खास बात ये है ना कि ये तो फिर कैपेसिटी डेवलप कर रहा है मॉनिटर करने के लिए, जैसे कि जल जीवन मिशन है, उसमें ये तो टारगेट है कि हर घर जल, जो जल है उसमें आपको 55 लीटर पर डे पर कैपिटा आपको प्रोवाइड करना है ना। इसको मॉनिटर करने के लिए पता है तुमको, दीदी दीदी का गैंग बनाया जा रहा है। ठीक है। उसको फिर ऐसा ह्यूमन रिसोर्स बनाया जा रहा है, प्लम्बर वगैरह का सेट सब तैयार किया जा रहा है ना। तो सस्टेनेबिलिटी देखने के लिए उस चीज का कि बना दिए हैं, वो चीज देखा जा रहा है ना। तो इसमें देखो सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए देखो तुम्हारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, तो ओडीएफ से ओडीएफ प्लस दे देंगे 2024-25 तक। ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी देखनी है। कुछ देखो एक चीज देखो, अर्बन इंडिया में देखो करीब करीब तुम्हारा जितना भी अर्बन लोकल बॉडीज था ना, सब तुम्हारा ओडीएफ हो गया है ना। करीब करीब 35,000 अर्बन लोकल बॉडीज जो ओडीएफ प्लस के स्टेटस में जा चुका है, 1.1 हजार यूएलबी है, 1100 जो ओडीएफ प्लस प्लस के स्टेटस में जा चुका है। ठीक है। अच्छा, पोर्टलैंड ऐसा सिटी है जो वाटर प्लस का कहानी बन गया। वाटर प्लस प्लस मतलब वाटर ट्रीटमेंट तो कर ही रहा है, साथ साथ ऑप्टिमम रीयूज भी कर रहा है वाटर का। ठीक है। तो 14 शहर ऐसा हो चुका है। वेस्ट प्रोसेसिंग जो है करीब करीब 4 गुना बढ़ गया है, जो कि 17% हुआ करता था 2014 में, अब बढ़ के पता है 75% हो गया है। तो सब कोई जाके वोट इस बार किसको दोगे, पता है तुमको किसको देना है। ठीक है। चलो, फाइनेंस है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखो। तो मेडिकल एक्सपेंडिचर घटेगा तुम्हारा, है ना।
जैसे डायरिया होता है, सॉइल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। एक पता है, एक रिपोर्ट आया था, उसमें क्या हुआ था ना, कि बोला था कि पोलियो का ड्रॉप कर पड़ने के बाद भी ना बहुत लोगों को पोलियो क्यों हो जा रहा था। पता है क्यों हो रहा था बहुत लोगों को? क्योंकि ये लोग पता है कहा जाता था, ओपन डिफिकेशन करने। उसमें क्या होता था ना कि सॉइल बॉर्न जो डिजीज था ना वो चढ़ जाता था। ठीक है, तो वो ना तुम्हारा एक तरह से जो पोलियो वायरस जो होता था ना, उसको और इम्यून कर देता था। वो जो एंटीडॉट पड़ता था उसका, एंटीडॉट बोलते थे, क्या बोलते थे यार उसको, भूल गया नाम उसका। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सॉइल बॉर्न डिजीज जो है तुम्हारा बहुत सारा जो है ना, इसके चलते होता था। तो अल्टीमेटली जो है तुम्हारा जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है वो क्या हुआ, घट गया। साथ ही साथ तुम्हारा नंबर ऑफ डेथ घटा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये WHO का ग्लोबल बर्डन डेथ है। वो ये कहा है कि हाई मोर्टेलिटी इंडिया, पता है क्यों? क्योंकि पुअर सैनिटेशन और हाइजीन की कमी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका नंबर ऑफ डेट जो है वो घटा है, क्योंकि देखो प्रोटोजोआ लेग डिजीज जो था सैनिटेशन के चलते था, डेट लाइन टाइमलाइन का था, सब तुम्हारा घटा है। ठीक है, कुछ कुछ ना इंटेंजिबल बेनिफिट हुआ है, जैसे कि सेफ्टी ऑफ गर्ल्स वो बढ़ गया है, कन्वीनियंस एट नाइट, फिर तुम्हारा प्राइवेसी ड्यूरिंग डेफिकेशन, मेंस्ट्रुएशन, इस सब के बीच प्रति जो है अवेयरनेस जो है वो फैला। साथ ही साथ कुछ कुछ ना सोशल बेनिफिट है, जैसे कि अब सेफ सैनिटेशन जो है ना अब अधिकार के रूप में देखा जाता है ना। तो ये एक तुम्हारा एटीट्यूडनल शिफ्ट आया है। साथ ही साथ फीमेल का एम्पावरमेंट हुआ, ये यहाँ से तुम उठा के इसको कंटिन्यू कर सकते हो। साथ ही साथ मॉडर्निटी की तरफ हम लोग का ट्रांजिशन हो रहा है। अरे इन्वायरमेंटल बेनिफिट तो आपको पता नहीं है ना, तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी हो रहा है। तो देखो स्वच्छ भारत जो है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ये आ जाता है तुम्हारा GS3 का इन्वायरमेंट के टॉपिक। इन्वायरमेंट क्लिक करेंगे तो करेंगे, अगर इसको छोड़ देते हैं। एक देखो, एक ना पोस्ट 1991 का जनरल जो तुमको कुछ मिलेगा ना कि LPG का क्या बेनिफिट है, तो एक जनरल टॉपिक कैसे छेड़ना है वो देख लेना। तो देखो LPG का मतलब वही हो गया कि LPG जो क्रूशियल इन शिपिंग द कंटेम्पररी इकोनॉमी ऑफ इंडिया बाय कंट्रीब्यूटिंग टू enhanced efficiency, fostering innovation and generating job opportunities। इन तीनों पे ही बेसिक अपना फोकस तुमको रखना है। तो देखो एफिशिएंसी कैसे बढ़ गया, तो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी हो गया। ठीक है, मार्केट ड्रिवन कंपटीशन हो गया है। ठीक है, ऑपरेशनल स्ट्रीमलाइन हो गया है। ठीक है, इनोवेशन कैसे हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया यहाँ पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया है ना, जॉब क्रिएशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन ऑफ ऑपरेशन हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ कैपिटल इनिशियल तुम्हारा बढ़ रहा है, क्योंकि ओवरऑल तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा हुआ है। अच्छा, अब एक चीज और रखना कि अब कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होता है ना, एक नया डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वेशन हुआ है जिसको CRM बोलते हैं, कस्टमर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, है ना। तो CRM का एक बहुत बड़ा कंपनी है तुम्हारा, सेल्स फोर्स। क्या छोड़ो, बात बात है, बात 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 बड़ी करेंगे। तो कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर जो एक तरह से हीरो हो चुका है पूरे पूरी इकोनॉमी का, है ना। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही चीज देखो, तुम किसी प्रोडक्ट को अगर तुम ट्विटर पर क्रिटिसाइज करोगे ना, तो 3 दिन के अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रांडिंग में ना कस्टमर को आप सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है ब्रांड डेवलपमेंट में। इसीलिए तुम्हारा कहता है ना बहुत सारी चीजें ना बाजी मार जाता है। ठीक है, अच्छा, तो वही कुछ कुछ एक्स्ट्रा टर्म कीवर्ड यूज कर सकते हो, जैसे टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन। ठीक है, बेंच बेंच बेंचमार्किंग, ग्लोबल प्रैक्टिसेस को तुम अडॉप्ट करो, मार्केट एक्सेस एंड कंपटीशन। ठीक है, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन हो रहा है, रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, पहले तुम सिंगल एंटिटी पे ही ज्यादा दाव लगा रहे थे, तुम्हारा उस दाव लगाने के लिए बहुत सारा कंपनी है, शेयर मार्केट के डेवलपमेंट बढ़ रहा है, और अब लिस्टिंग ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये सब भी बढ़ा हुआ है। ओवरऑल जो है LPG का हम लोग को कंट्री को फायदा हुआ है। कुछ कुछ नेगेटिव है जैसे जॉबलेस ग्रोथ वगैरह, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। MSP, MSP पढ़ लियो तुम लोग, ऑप्शन में ऑप्शन पढ़े हो, कितने पढ़े हो? MSP पढ़ लियो तुम लोग? पढ़ लियो तो छोड़ देते, आगे बढ़ते हैं फिर इसको, खत्म, पढ़ लियो, पढ़ यस। लियो। यस सर, यस सर। ठीक है, छोड़ो बड़ो पढ़ा गया, तब छोड़ो इसको। ड्राई लैंड फार्मिंग, ये भी वही, ऑर्गेनिक फार्मिंग, DM किसान, मिक्स फार्मिंग, ये सब ऊपर हम लोग देख ही चुके हैं। फिशरी में भी गवर्नमेंट का फोकस जा रहा है, चलो ये सब छोड़ो। ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ लियो ना? चलो ठीक है, आप कुछ नहीं बचा है, सब कर लिए तुम लोग, इरिगेशन वगैरह सब तुम लोग जानते हो। यूरिया गोल्ड तुम लोग अब कवर किए हैं करंट अफेयर में? पीआईबी जब कवर कर रहा होगा तो कवर किया होगा तुम लोग यूरिया गोल्ड, किए थे? नहीं किए थे?
अरे सल्फर होता है, सल्फर कोटेड यूरिया। सर यूरिया गोल्ड तो बताया था, वो नैनो यूरिया क्या बोल रहे थे आप, वो बता दो एक बार। अच्छा मैंने यूरिया नहीं बताया है। देखो अभी बताते हैं तब काय पसंद। अभी नैनो यूरिया बताते हैं। एक सेकंड। हाँ देखो ये है नैनो यूरिया तुम्हारा। सेकंड में नैनो यूरिया तुम लोगों ने बताया है। अच्छा नहीं बताया होगा, ठीक है। तो हिमांशु इतना कॉन्फिडेंस से बोला कि नहीं बताया होगा। देखो देखिए ना, ये ना एक पाथ ब्रेकिंग है जो नाइट्रोजन प्लांट तक पहुंचाने में। देखो एग्री एग्री इंपोर्ट जो जलेंगे, इसका पार्टिकल साइज पता है कितना है? 20 से 50 नैनोमीटर का कहानी है। तो आखिर तुम बोलोगे सर ये सब चीज से फायदा क्या हो रहा है ना? तो देखो जो कन्वेंशनल रिक्वायरमेंट था ना तुम्हारा यूरिया का, उससे 50% तक घटा हुआ है, ठीक है। यूरिया तो कुछ छिड़कने से बहुत सारा मतलब बीमारी सब भी होता है फार्मर सबको, ठीक है। लेकिन जब देखो कुछ कुछ फीचर देख लो, जैसे सरफेस एरिया जो है नैनो यूरिया का, वो 20 से 50 नैनोमीटर तक है। अच्छा नैनो टेक्नोलॉजी का जब कहानी आएगा ना, ये साइंस एंड टेक में भी हो सकता है क्वेश्चन तुम लोग का आ जाए, ठीक है। क्योंकि अभी इवॉल्विंग स्टेज में से भी पूछ सकता है यूपीएससी। तो देखो सरफेस एरिया जो होता है ना, सरफेस एरिया का क्या कहानी होता है पता है? जैसे मान लो, एक सेकंड कहाँ गया यार, स्पेस लेवल तो यहाँ पर। जैसे ये सिलेंडर है तुम्हारा, ठीक है। इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इसका सरफेस एरिया कितना है? पहले तुम बोलोगे सर कौन सा सरफेस एरिया? तो दो सरफेस एरिया होता है, एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, दूसरा टोटल सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया समझ रहे हो क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया कौन सा होता है? ये जो है ना, ये कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, ये एक सेगमेंट हम लिए पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा हाइट, तो एच हो गया, ठीक। मतलब जब इसको लपेटोगे ना बेटा, तो ये कर्व सरफेस हो गया, ठीक है। और जब इसको और इसको भी लपेट दोगे धर के, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा 2 पाई आर स्क्वायर भी तुम्हारा ऐड हो जाएगा, इसको भी ऐड करोगे तुम और इसको भी ऐड करोगे, ठीक है। ये होता है तुम्हारा, क्या होता है, ये तुम्हारा सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया मतलब बेसिक यही होता है ना, कि कहाँ पर आप चिपका रहे हैं, ठीक है। उस सरफेस को पूरा कवर करने में कितना आपको लगेगा, कहानी, ठीक है। तो सरफेस एरिया का कंसेप्ट यही होता है। तो सरफेस एरिया कब सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा? जब वो छोटा रहे और मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया को कवर कर जाए। तो तुमको फायदा होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, नहीं होगा। तो यही कारण, तो देखो ये ना सरफेस एरिया को अचानक से ना बहुत ज्यादा छोटा कर दिया है, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो ओवरऑल जो तुम्हारा ट्रेडिशनल यूरिया ड्रिल होता था, 1 मिलीमीटर में जितना कवर होता था ना, इतना पजाने पे ना करीब करीब 10,000 से ज्यादा कवर होगा एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है। ये पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इसमें 4% जो है नाइट्रोजन है, वेट बाई वॉल्यूम। ये कंसंट्रेशन होता है, केमिस्ट्री की कहानी है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो रट्टा मार लो इसको, है ना। तो देखो इससे क्या होगा ना, कि जब ये सिर्फ आधा लीटर के बोतल में ना जब छिड़काव करोगे ना, 40,000 पीपीएम तुम छोड़ोगे, मतलब कि जो कि एक बैग, कन्वेंशनली एक यूरिया को तुम फेंकने में ना एक एक बैग का तुम पूरा कहानी कवर करोगे, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव क्या होगा? तो देखो पॉजिटिव तो ये होगा कि एफिकेसी बढ़ जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ कम फेंक के तुम ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर रहे हो, है ना। तो एफिकेसी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा टारगेटेड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा, ठीक है। तीसरा इकोनॉमिक फ्रेंडली होगा, क्योंकि आधा लीटर जो है ना, जो एक बोरा तुम यूरिया खरीदने जाते हैं ना, उसका उसका कीमत है 268 रुपए, 268। और इसका हाफ लीटर का मॉडल यूरिया सिर्फ 240 रुपए का पड़ जाएगा तुमको, ठीक है। हालांकि दाम का वैसा अंतर नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता कि एक बोतल से पूरा खेत छिड़काव हो जाता है। कम से कम तुमको मतलब अगर बड़ा खेत है ना, तो मान के चलो कि तुमको कम से कम 200 से 300 बोतल का जरूरत पड़ेगा। तो जब ये 200-300 के स्केल पे जाएगा ना, तो ये करीब करीब तुम्हारा जो 20 रुपया है, ये करीब करीब बढ़ के 1,000 रुपए के आसपास तुमको फायदा देगा, है ना। तो इसको लार्ज स्केल पे देखो, शॉर्ट स्केल पे मत देखो, ठीक है। अच्छा दूसरा है ना, कि देखो अगर तुम टारगेटेड सप्लाई कर रहे हो, प्रिसीजन फार्मिंग कर रहे हो, तो ओवरऑल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट घटेगा कि नहीं घटेगा? नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उसका घटेगा। दूसरा तुम्हारा रिसोर्स यूटिलाइजेशन सही होगा, क्योंकि देखो बैग में क्या होता है ना, देखो कितना लोग खेती हर फैमिली से हो, कोई खेती भी करते हो?
नहीं करते हो। घर में क्या होता है ना, जहां पर ये जैसे मान लो कि तुम्हारा खेत है, ठीक है, तो यहाँ पर ना तुम्हारा स्टोर हाउस छोटा सा बनाया हुआ है, जो छोटा किसान की बात करें, बड़ा किसान की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ना यूरिया का ना बोरी रखा रहता है, ठीक है, बोरी पे बोरी, बोरी पे बोरी, बोरी पे बोरी। तुम अगर एक महीना बाद जाओगे ना, तो जितना बोरी है ना, तुमको दिखेगा ना कि बोरी ना, जो मैंने पहले टाइट बोरी था ना, वो थोड़ा थोड़ा ढीला बोरी हो गया है। ऑब्जर्व किया हुई चीज कभी? कोई ऑब्जर्व किया है? खेत जाओगे अगर कैसे देखोगे? तो ये इसलिए होता है ना, क्योंकि ना यूरिया ना धीरे 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 धीरे, पता है क्या होता है, हवा में डिजोल्व होता है, ठीक है। अगर बेटा ये, अगर बॉटल में हम लोग यूरिया डाल देंगे, ठीक है, हटो, अगर ये मतलब यूरिया का बॉटल है, ठीक है, बॉटल में यूरिया डाल देंगे, और ऊपर इसका नोजल में, नोजल जो है वो टाइट है, तो क्या इससे निकलेगा? चर्च जैसा बन गया है, लेकिन मान लो कि बॉटल है, ठीक है। तो ये जो है बॉटल जो है, ये धीरे धीरे तुम्हारे नोजल से निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, तो ये प्रॉब्लम भी तुम्हारा सॉल्व हो गया, पैकेटिंग वाला भी कहानी बच गया है, ठीक है। तो ओवरऑल तुम्हारा रिसोर्स यूटिलाइजेशन ढंग से होगा। नेगेटिव यही बात है, बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको ना स्मॉल और मार्जिनल किसान जो है ना, अभी भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा लैक ऑफ रेगुलेशन, क्योंकि बहुत अर्ली है, इसमें ना हेल्थ इश्यूज क्या है पड़ेगा, इसका कोई रिजल्ट जो है ना इनकंसिस्टेंट है, कोई स्टडी कहता है कि बहुत ज्यादा फायदा है, कोई स्टडी कहता है कि बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए यही कारण था तुम्हारा नैनो यूरिया का, ठीक है। यूरिया पे इतना फोकस इसलिए नहीं दिया है, एक फैक्ट तुम लोग यूज कर सकते हो, एक सेकंड, देखो, यूरिया का ना कंजम्पशन ना बहुत सोरिंग हो जा रहा है, ठीक है। पहले ना 9-10 में जो तुम्हारा 26 मिलियन टन था ना, ये बढ़ के पता है कितना हो गया कंजम्पशन? 25.7 मिलियन टन हो चुका है, ठीक है। तो यही था आपका ओवरऑल करंट अफेयर का लेक्चर, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का लेक्चर है, और वैसा कुछ इवेंट आया ही नहीं पिछला 2 साल में, ठीक है, क्योंकि पिछले 2 साल में 1.5 साल 2 साल तो लग गया कोरोना से निकलने में, तो ऐसा कुछ खास इवेंट डेवलपमेंट हुआ नहीं है, ठीक है। तो किसी भी इशू को इसी तरह से अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो सेशन को करते हैं एंड, थैंक यू।